हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पुस्तक से मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था डैश। ऑप्शन नंबर ए काकड़ाम। दोस्तों अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों के प्राचीन नाम। तो सांची को काकड़ाम कहते थे, मंदसौर को दसपुर कहते थे, पचमढ़ी को पांचालगढ़ एवं दमोह क्षेत्र को टुंडीकर कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक तरफ प्राचीन नाम एवं दूसरी तरफ वर्तमान नाम दिया गया है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो दोस्तों शादियाबाद के सामने मुरैना दिया हुआ है, यह गलत विकल्प है। मयूरवन के सामने मांडू दिया गया है, यह भी गलत है। दोस्तों दिलीप नगर दतिया को ही कहते थे एवं भेलसा विदिशा को कहते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 सही विकल्प हैं। अब हम देखते हैं अन्य स्थानों के प्राचीन नाम। दोस्तों शादियाबाद मांडू को कहते थे और मयूरवन मुरैना को कहते थे। दिलीप नगर दतिया, भेलसा नगर विदिशा। प्रश्न क्रमांक 3, मांडू का पुराना नाम क्या है। दोस्तों शादियाबाद मांडू का पुराना नाम है। प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ वर्तमान नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्राचीन नाम। दोस्तों बुरहानपुर को खानदेश ही कहते थे, यह बिल्कुल सही है। एरन को स्वभोग नगर कहते थे, दोस्तों यह भी सही है। शिवपुरी को टुंडिकेर नहीं कहते थे, यह कथन गलत है। एवं कटनी को मुडवारा कहते थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम फिर से बात करते हैं प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम। खानदेश हम बुरहानपुर को कहते थे, एरन को स्वभोग नगर कहते थे, अनलपुर शिवपुरी को कहते थे, मुडवारा कटनी को कहते थे एवं टुंडीकर दमोह क्षेत्र को कहते थे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। मुडवारा किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कटनी को मुडवारा कहते थे। भीम बेटिका को किसने खोजा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा भीम बेटिका की खोज की गई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीम बेटिका की गुफाएं स्थित हैं। भीम बेटिका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकणकर ने की थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीम बेटिका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भीम बेटिका की खोज किस वर्ष की गई। 1957। नर्मदा नदी क्षेत्र के या नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। तो दोस्तों HD सांकलिया एवं RB जोशी दोनों ही नर्मदा घाटी क्षेत्र के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविदों की। सोन घाटी क्षेत्र में निसार अहमद एवं GR शर्मा ने काम किया। नर्मदा घाटी क्षेत्र में RB जोशी एवं HD सांकलिया जी ने काम किया। चंबल घाटी क्षेत्र में विष्णु वाकड़कर जी एवं HV त्रिवेदी जी ने काम किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल में कौन सा असंबद्ध या असुमेलित है। तो दोस्तों भीम बेटिका से संबंधित विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी हैं, बिल्कुल सही। RB जोशी सांची से संबंधित नहीं है, ये आदमगढ़ से संबंधित हैं। HD सांकलिया नौदा टोली से संबंधित हैं, बिल्कुल सही। और HV त्रिवेदी आवरा मंदसौर से संबंधित है, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थल की। 1957 में विष्णु वाकड़कर ने भीम बेटिका की खोज की। RB जोशी ने होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की खोज की।
HD सांकलिया ने खरगोन में नवदा टोली की खोज की एवं HV त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की। प्रश्न क्रमांक 10, खरगोन जिले में स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल नवदा टोली की खोज किसने की? दोस्तों HD सांकलिया ने नवदा टोली की खोज की। हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो शक्कर नदी नरसिंहपुर जिला के आसपास शैलचित्र पाए गए हैं। हाल ही में नरसिंहगढ़ जिले के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल की। 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 13, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ शे येन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन को। अब हम बात करते हैं चीनी यात्री हेनसांग की। हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को अपनी पुस्तक में ऊ शे येन ना और खजुराहो को ची ची टो कहा है। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? दोस्तों कायथा, एरन एवं डांगवाला। उपरोक्त तीनों स्थानों से ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य कायथा उज्जैन से मिलते हैं, नवदा टोली खरगोन से मिलते हैं, एरन सागर से मिलते हैं, डांगवाला उज्जैन से प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। इसने 8 सुल्तानों का काल देखा है, बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक। अमीर खुसरो को तबला, कव्वाली आदि का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों नचना कोठार का पार्वती मंदिर गुन्नौर में स्थित है, यह भी गुप्तकालीन है। विष्णु मंदिर एरन भी गुप्तकालीन है। शिव मंदिर भूमरा एवं विष्णु मंदिर तिगवा, ये चारों मंदिर मध्य प्रदेश में गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों नचना कोठार मंदिर पन्ना जिले में स्थित है, एरन का विष्णु मंदिर सागर में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में है, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 17, नचना कोठार का मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, देवी पार्वती से संबंधित है और यह पन्ना जिले में स्थित है। जनरल कनिंगम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 18, गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह सतना जिले में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर सतना में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 19, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एरन। एरन जो कि सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपीराज मारा गया। इसके उपरांत इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य एरन से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सा तोमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता था। दोस्तों यह विकल्प गलत है। रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत मंदसौर अभिलेख आता था। तोमैन अभिलेख की यदि हम बात करें तो यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है।
इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, रीवा से। सुपिया अभिलेख रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिलता है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की। गुर्जरा अभिलेख किस जिले में स्थित है? गुर्जरा अभिलेख दतिया जिले में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदस्ती मिलता है। प्रश्न क्रमांक 24, चौथी शताब्दी में अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो दोस्तों अशोक अवंती का गवर्नर था। मध्य प्रदेश में यदि अशोक की हम बात करें तो चौथी शताब्दी में अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्या टेकरी का निर्माण करवाया। अशोक का विवाह विदिशा नगर से की पुत्री महादेवी या श्रीदेवी से हुआ। प्रश्न क्रमांक 25, सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1989 को। 1989 में विश्व विरासत में शामिल सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की एवं बताया कि बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। सांची स्तूप में महामोत्कलायन व सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। प्रश्न क्रमांक 26, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, जनरल टेलर ने की थी। प्रश्न क्रमांक 27, मध्य प्रदेश के दशपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? औलिकर वंश। औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। औलिकर वंश की राजधानी दशपुर थी और इस वंश का संस्थापक जयवर्मन था। प्रश्न क्रमांक 28, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रीनास नदी को किस नदी को प्रीनास नदी कहा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमस या टोंस नदी को मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रीनास नदी कहा है। अब बात करते हैं मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज एक यूनानी या एनाटोलिया क्षेत्र का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की तमस नदी को प्रीनास नदी कहा है। प्रश्न क्रमांक 29, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो दोस्तों दशपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों से संबंधित जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है व विक्रम तिथि उल्लेखित की गई है। प्रश्न क्रमांक 30, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश। प्रदेश में शुंग वंश की यदि हम बात करें तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा या भेलसा नगर में स्थानांतरित की थी। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य। रेवा युद्ध की यदि हम बात करें तो रेवा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ। मध्य प्रदेश के रेवा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। अब हम बात करते हैं अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा मेहर भोज के शासन के दौरान की। अब हम बात करते हैं मेहर भोज के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के मेहर भोज का उल्लेख ग्वालियर सागर तारा अभिलेख में मिलता है। मेहर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया। ग्वालियर अभिलेख में मेहर भोज को आदिवराह कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 33,
अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो लक्ष्मीकर्ण के द्वारा अमरकंटक का कर्ण मंदिर बनवाया गया था। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, जिसने लक्ष्मीकर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। इसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिसिंगापति की उपाधि धारण की। राजा भोज की मृत्यु भी लक्ष्मीकर्ण के आक्रमण के कारण हुई थी। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से या इनमें से कौन राजा भोज के दरबार में शामिल थे? तो दोस्तों धनपाल, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, ये तीनों व्यक्ति राजा भोज के दरबार में शामिल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राजा भोज के बारे में यदि हम बात करें तो ये स्वयं एक कवि थे। इन्होंने अपने दरबार में लगभग 500 दरबारियों को आश्रय दिया था। इनके प्रमुख दरबारी भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल थे। इनमें से कवि धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 35, राजा भोज के किस कवि या दरबारी ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन नंबर डी धनपाल। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए विद्याधर। कंदरिया महादेव मंदिर की यदि हम बात करें तो राजा गंड के पुत्र विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 37, राजा भोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प है। राजा भोज ने कलचुरी शासक गांगेय देव को हराया, यह भी सही है। राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख किया है, मित्रों यह भी बिल्कुल सही है। राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, दोस्तों यह विकल्प गलत है। राजा भोज का जन्म 980 ईस्वी में उज्जैन में हुआ। राजा भोज ने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की तथा यहाँ भोज मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नन्नुक, ऑप्शन नंबर ए चंदेल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 9वीं शताब्दी में नन्नुक या चंद्रवर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर इस वंश को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो व कालांतर में कलिंजर बनाई गई। आला उदल किसके सेनापति थे? तो दोस्तों चंदेल शासक परमर्दी देव के सेनापति आला उदल थे। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े हैं, जिनका वर्णन आलाखंड गायन में मिलता है। आला उदल को शारदा माता मेहर का अमरता का वरदान प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 40, धंगदेव किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक धंगदेव था। इसने 950 से 999 ईस्वी तक शासन किया। इसने चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। राजा धंगे ने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण व कालिंजर को राजधानी बनाया। प्रश्न क्रमांक 41, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश में आया? तो दोस्तों हेलियोडोरस भागमित्र के शासन के दौरान मध्य प्रदेश आया। राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस मध्य प्रदेश आया। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में यह गरुण स्तंभ खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 42, विदिशा के गरुण स्तंभ से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों भागवत धर्म के साक्ष्य विदिशा के गरुण स्तंभ से मिलते हैं। इसको हम खंबा बाबा के नाम से भी जानते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? दोस्तों चंड प्रद्योत अवंती गणराज्य के राजा थे। चंड प्रद्योत के बारे में यदि हम बात करें तो चंड प्रद्योत अवंती या उज्जैन का राजा था। यह बौद्ध के समकालीन थे। चंड प्रद्योत के पुत्र पालक ने कौशाम्बी को अपने राज्य में मिला लिया था। प्रश्न क्रमांक 44,
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र पर मगध वंश का शासन था। मेघ या मगध वंश की हम चर्चा करें तो पुराणों में इसे मेघ वंश कहा जाता है। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। मगध वंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का माघ वंश, इसमें भीमसेन, भद्रमग, शिवमग प्रमुख शासक थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों जबलपुर जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में बोधि वंश की यदि हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में बोधि वंश का साक्ष्य त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुआ है। जबलपुर का बोधि वंश त्रिपुरी के इस वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिलते हैं, जिसमें श्रीबोधि, बसुबोधि, चंद्रबोधि एवं शिवबोधि प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 46, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? दोस्तों राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब हम परमार वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र, वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष, सर्वाधिक प्रतापी शासक राजा भोज, प्रारंभिक राजधानी धार। प्रश्न क्रमांक 47, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? ऑप्शन नंबर डी, राजा भोज की भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। भोजशाला के बारे में यदि हम बात करें तो राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का निर्माण किया। भोजशाला संस्कृत अध्ययन और संगीत कला का प्रमुख केंद्र था। नवसाहसांक के चरित्र के रचयिता कौन हैं? दोस्तों परिमल ने नवसाहसांक चरित्र की रचना की। पद्मगुप्त परिमल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो परमार वंशीय राजा सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त परिमल ने नवसाहसांक चरित्र की रचना की। प्रश्न क्रमांक 49, महिष्मती नगर को किसने वसाया? तो है राजा ने महिष्मती नगर को बसाया। महिष्मती नामक नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे है वंश के राजा महिष्मती ने किए। प्रश्न क्रमांक 50, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों विदिशा में सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी या महादेवी का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम श्रीदेवी था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा में एक व्यापारी की पुत्री थी। श्रीदेवी के कहने पर अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया या करवाया। प्रश्न क्रमांक 51, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो दोस्तों विद्या विनोद, युक्ति कल्प एवं सरस्वती कंठाभरण उपरोक्त तीनों रचनाएं राजा भोज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। अब हम राजा भोज के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करते हैं। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत, भोज प्रबंधनम, सम्रांगण सूत्र एवं सिद्धांत संग्रह। प्रश्न क्रमांक 52, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों शैव, जैन, वैष्णव तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर खजुराहो में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर शैव, वैष्णव और जैन धर्म के मंदिरों का समूह है। यदि यह मंदिर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित हैं। यहाँ सुरक्षित मंदिरों की संख्या लगभग 25 है, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 53, वटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर बी, वटेश्वर समूह के मंदिर मुरैना जिले में स्थित हैं। बटेश्वर समूह के मंदिर के बारे में यदि हम चर्चा करें, हिंदू धर्म से संबंधित यह मंदिर मुरैना जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण गुर्जर राजाओं ने बलुआ पत्थर से करवाया था। प्रश्न क्रमांक 54, अवंती के महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अनूप, वत्स और अनलपुर इसके प्रमुख जनपद थे। दोस्तों यह बिल्कुल सही विकल्प है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, यह विकल्प भी सही है। बुद्ध घोष ने ग्रंथ समंत पासादिका में अवंती में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है।
यह विकल्प भी बिल्कुल सही है कि बुद्ध घोष के ग्रंथ समंत पासादिका में अवंती में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, अधिकतर अवंती के शासकों का नामकरण इनकी माँ के नाम पर किया गया। यह दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि माँ के नाम पर 7 वाहन वंश के शासकों के नाम रखे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न क्रमांक 55, कथन ए, सांची से अशोक का संघ भेद अभिलेख मिला है। कारण आर, इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हम इन दोनों कथन कारण से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सांची की। सांची से अशोक का संघ भेद अभिलेख मिला है और इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। सांची से ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। प्रश्न क्रमांक 56, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? दोस्तों ये सभी अर्थात भवभूति, हस्तिमल एवं क्षेमेश्वर नाटककार थे। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। प्रश्न क्रमांक 57, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि यह शैव धर्म से संबंधित थे। इनका डिज़ाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। यह विकल्प भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इस प्रश्न का सही विकल्प है। अब हम बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर मुरैना की। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिज़ाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। प्रश्न क्रमांक 58, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। दोस्तों यह कथन सही है। पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। दोस्तों यह कथन गलत है। हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। यह कथन भी सही है। और मानधाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। यह कथन भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस कथन का सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्न तथ्यों की। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के किनारे मंदसौर के आसपास स्थित है। मानधाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। नोट, पांडुलेनी गुफा मंदिर गोदावरी नदी के किनारे नासिक में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 59, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल और दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया हुआ है। तो दोस्तों आदमगढ़ के सामने सती प्रथा के साक्ष्य लिखा हुआ है। यह गलत है। आदमगढ़ पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। दोस्तों यह कथन सही है। और ऐरण के सामने पशुपालन के साक्ष्य में लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ऐरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसलिए केवल 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य, तेली का मंदिर द्रविड़ शैली का है एवं ऐरण से सती प्रथा के साक्ष्य। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की। कथन ए, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। कारण आर, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरूच स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर कथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है एवं कारण कथन की व्याख्या या पुष्टि भी कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अर्थात कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम चर्चा करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा है, क्योंकि इसने 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फुकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे
बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा है क्योंकि इसने सांची स्तूप व भरूच स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया था तथा इन स्तूपों की मरम्मत भी करवाई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो पाए। धन्यवाद।